नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मीना आप सभी का माय फ्यूचर एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री गणेश जी का नाम लेकर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पढ़ रहे हैं। कुछ प्रावधानों की क्लास हम कंप्लीट करवा चुके हैं और कुछ बच गए थे, वो आज की क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन जो प्रावधान हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, उनमें से कुछ प्रावधानों को वापस रिवाइज कर लेते हैं ताकि बने रहे। हमने मैंने बोला था कि हम संवैधानिक प्रावधानों को बांटकर पढ़ेंगे और मैंने आप अगली क्लास में ये भी बताया था कि किस प्रकार से हम बांटेंगे। तो आज की क्लास में जो बांटकर पढ़ने का रिवाइज करते हैं वो आपके सामने ये है। अगली क्लास में मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि कौन से आर्टिकल किस उसमें आ रहा है। तो हमने बांटा था कि जनजातियों संबंधी एक परिभाषित करने वाले आर्टिकल, एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक आर्टिकल, राजनीतिक संबंधित आर्टिकल, सुरक्षा संबंधित आर्टिकल, प्रशासनिक सुरक्षा संबंधित आर्टिकल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित जो आर्टिकल हो सकते हैं वो हमने अलग अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश की है। तो हम वापस रिवाइज करते हैं कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं। आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 364-25 आएगा और इसके अंतर्गत 342(1) और आएगा 342(2) ये आर्टिकल आएंगे। आप सभी को पता है कि 342(25) में आप सभी को पता है कि इसमें एसटी की परिभाषा दी गई है। जो एसटी कौन होंगे उसमें एसटी को परिभाषित करने की बात की गई है। इसने कहा है कि आर्टिकल 342(1) में जो एसटी बोला गया है वो एसटी होगा। इसमें प्रेसिडेंट लोक अधिसूचना द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा जो जनजातियों को डिसाइड कर देगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, वो उस क्षेत्र को या उन जनजातीय समूह को जनजाति घोषित कर देगा। इसके अलावा 342(2) में वर्णित किया गया है कि संसद कानून बनाकर किसी जनजातीय क्षेत्र को ऐड कर सकती है या किसी जनजातीय क्षेत्र को बाहर कर सकती है। तो ये वाले आर्टिकल हो गए अपने। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये वाला कलर ले लेते हैं ये। और जनजातियों से के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, जनजातियों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधी आर्टिकल हमने पढ़े थे। उसमें पढ़ा था कि आर्टिकल 15(5) मैंने यहाँ पे बताया था कि आर्टिकल 15(5) में जो जनजातियों से संबंधित एसटी से संबंधित जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रावधान किए रिजर्वेशन की बात की गई है, लेकिन अल्पसंख्यकों के उसमें मना कर दी गई। 29 आप सभी ने पता है कि अल्पसंख्यकों के जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, भाषा, संस्कृति और लिपि को संरक्षित करने के अधिकार है इसमें। इसके अलावा 350 में आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा से जो स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भाषा में शिक्षा दी जाएगी। इससे ये संबंधित है। राजनीति से संबंधित आर्टिकल आप सभी को पता है कि 164(1) में क्या वर्णित है। 164(1) में जनजाति कल्याण मंत्री की बात की गई है। ये हम आर्टिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा 243D, आपका 243D में जो पंचायती से संबंधित है, जो पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, नगरीय निकाय में आरक्षण की बात करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि 330 और 332 ये हम पढ़ेंगे। 330, 332, 330 लोकसभा में आरक्षण की बात, 332 विधानसभा में आरक्षण की बात करता है। अच्छे से पढ़ेंगे। 338A में जो एसटी आयोग हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जनजातियों संबंधित प्रशासनिक सुरक्षा के अधिकार आर्टिकल 375 को भी पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसके अलावा हम सेवा सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी पढ़ेंगे। सेवा सुरक्षा आर्टिकल 16(4) में पढ़ा था कि लोक नियोजन में अफसर की समानता की बात की गई है। 16 लोक नियोजन में अफसर की समानता की मतलब अफसर की समानता की बात की गई है। और 16(4) में बोला गया है कि आपको जो लोक नियोजन होता है मतलब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की गई है। इसमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की गई है। 16(4)A में पदोन्नति में रिजर्वेशन की बात की गई है। आप सभी को पता है 16(4)B में बेगलोक भर्तियों में रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा ये अनुसूचित जाति एवं जनजातियों क्षेत्र से संबंधित प्रावधान, इसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे। इसमें 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची ये सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। तो इन सभी बातों पर हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे ये आर्टिकल कल वाला है जो आप रिवाइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो कल वाली है 29A में भाषा, लिपि, संस्कृति संबंध में आरक्षण की बात की गई है। ये सारे आर्टिकल 19(5) में ये कहा गया कि एसटी के
एसटी के क्षेत्रों में आप भ्रमण नहीं कर सकते, ये आप पे युक्ति युक्त प्रतिबंधन लगाता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में जनजातियों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप उनमें भ्रमण नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे सारे आर्टिकल पहले पढ़ा चुका हूँ, आज से नए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 64(1) से, अनुच्छेद 64(1) से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये सारे आर्टिकल फिर जानेंगे। तो अनुच्छेद 64(1) आर्टिकल 164(1) 164(1) आर्टिकल 164(1) तो आर्टिकल 164(1) ये कहता है कि जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय कल्याण मंत्री की बात की गई। तो जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय कल्याण मंत्री की जो बात की गई है वो की गई है आपके कितने राज्यों में? 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री। इसमें क्या बनाया जाएगा? जनजातीय कल्याण मंत्री के बारे में बात की गई है, आपकी जनजातीय कल्याण मंत्री के बारे में बात की गई है। और इसमें 4 राज्य आएंगे, आपके 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री बनाया जाएगा। वो है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आपका आ जाएगा, और आपका जाएगा उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री के बनाने की बात की गई। ये मध्य प्रदेश के 4 राज्य हो गए जिनमें जनजातीय कल्याण मंत्री की बात की गई। इसके अलावा आपका अगला आर्टिकल जो पढ़ेंगे, अगला आर्टिकल कौन सा है कि ये जनजातीय कल्याण मंत्री की बात हो गई। इसके अलावा अगला आर्टिकल पढ़ेंगे 243D1 और 243T1। इसमें क्या बोला गया है? 243D1 और 243T1। इनमें क्या बोला गया है? 243D1 में बोला गया है कि एसटी को आरक्षण प्रदान किया जाएगा उनके जनसंख्या के अनुपात में। तो एसटी को रिजर्वेशन की बात की गई है कहां पर? पंचायतों में। पंचायतों में एसटी को रिजर्वेशन की बात की गई है, किसके अनुपात में? उनके जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में एसटी को रिजर्वेशन की बात की गई है 243D1 में। 243T1 में क्या बोला गया? 243T1 में आप सभी को पता है, इसमें बोला गया है नगरीय निकायों में एसटी को रिजर्वेशन देने की बात की गई है उसके जनसंख्या के अनुपात में। तो इसमें नगरीय निकाय में रिजर्वेशन की बात की गई है ना। मैंने इसके लिए ट्रिक भी बताई कि आपकी के कोई भी सरकार हुई, सिर्फ डी मतलब दबाव, तो दबाव में आकर कोई भी सरकार क्या देगी? आपको रिजर्वेशन देगी, है ना। और डी में आप सभी को पता है, डी में अगर डी 4 में आता है, मतलब वैसे उसमें देखा जाए डी उसमें देखा जाए 4 नंबर पे आता है, और टी में देखा जाए रेंजिंग के हिसाब से तो 20 में। इन दोनों में कितने? प्लस 16 जोड़ेंगे तो ये वाले आर्टिकल ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपको पंचायतों वाले आर्टिकल याद करना है, बाकी वो वाले आर्टिकल नगरीय निकाय वाले आर्टिकल अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ आर्टिकलों में ये ट्रिक काम नहीं करती, वो मैं भी बता दूं, है ना। इसके अलावा 243D2 और 243T2 ये वाले आर्टिकल। 243D2 में बोला गया है कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए पंचायतों में रिजर्वेशन, एसटी की महिलाओं को पंचायतों में रिजर्वेशन दिया गया उनकी सीटों के अनुपात में। और इसमें नगरीय निकायों में रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को, किसमें? उनकी सीटों के अनुपात के हिसाब से, जो सीटें डिसाइड कर दी गई उनके हिसाब से आप उस अनुपात में आपको रिजर्वेशन प्रदान दिया गया। जैसे 9 सीटें हैं तो 9 सीटों में से 1/3 सीटें किसके लिए होंगी? ये आपकी होंगी महिलाओं के लिए, मतलब 3 मतलब 3 सीटें आपके लिए। कुल सीटें अगर 9 है तो उसमें से 3 सीटें किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए। मतलब 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्वेशन करती है ये वाले आर्टिकल। तो एक बार देख लेते हैं, ये देख लो आप। तो T1 में नगरीय निकायों में SC/ST के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। वहीं ये देख लो D2 में पंचायतों एवं SC/ST महिलाओं हेतु आरक्षण की बात की गई है। भाई T2 में देखा जाए तो नगरीय निकायों में SC/ST की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है। भाई अब 330, 332 और 334 3 आर्टिकल हम देख लेते हैं। 330 लोकसभा में, 332 विधानसभा में, और ये आरक्षण की अवधि बताता है 334। तीनों इन आर्टिकलों को देखने की कोशिश करते हैं, यही देख लेते हैं। 330 तो 330 जो अपना अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भैया लोकसभा में आपके लिए रिजर्वेशन की बात की गई। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है वर्तमान में? लोकसभा में 543 सीटें, 543
सीटें, जिसमें से आपके लिए कितनी सीटें, एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी के लिए आपकी 84 सीटें और एससी के लिए आपकी 47 सीटें रिजर्व कर दी गई है। भाई एमपी में देखा जाए तो एमपी में आपके लिए कुल लोकसभा सीटें आप सभी को पता है 29 आती हैं, जिसमें से एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 सीटों को रिजर्वेशन दिया गया है, आप सभी को पता है ना। और 332 में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन की बात क्या करता है, विधानसभा में। तो विधानसभा में रिजर्वेशन की बात करता है, तो विधानसभा में कितनी सीटों में रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया है, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों में कितनी सीटें हैं, 200 सीट है, जिसमें से रिजर्वेशन देता है आपको कितनी सीटों पे रिजर्वेशन देता है मध्य प्रदेश, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इसमें से एससी और एसटी, एससी को देता है आपकी कितनी सीटें, एससी और एसटी, एससी और एसटी, एससी को देता है आपकी 35 सीटें और एसटी को देता है ये आपकी 47 सीटें। ये देख लो, केंद्र और राज्य में दोनों जगह एससी एसटी को 47 सीटें दी गई हैं। ये आपकी याद करने की ट्रिक हो सकती है, यहाँ पर 47 सीटें दी गई हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि इसकी अवधि, रिजर्वेशन की अवधि कितनी होगी, तो आप सभी को पता है जब से संविधान लागू हुआ है उसी दिन से रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 से। देखना 26 जनवरी 1950 से आपका रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया था, और जिसमें कहा था कि आने वाले 10 समूहों के लिए आप रिजर्वेशन दिया जाएगा 10 साल के लिए, मतलब 1960 में आ गए। 1960 में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके बाद ये रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है आपका 8वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है जो 1960 में, जिसमें कहा गया कि इसे आगे फिर अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। तो ऐसे करके 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस जाते 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 10 प्लस चले गए हम, और 10 प्लस प्लस जाते जाते क्या हो गया अपना, 10 प्लस प्लस जाते जाते क्या हो गया हमारा, क्या हो गया कि ये आ गया 2020, 26 जनवरी 2020। तो 26 जनवरी 2020 तक हम आ गए, लेकिन अभी भी 10-10 साल कर लगातार हम बढ़ाते जा रहे थे। भाई हमने फिर यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, वो संविधान संशोधन था 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में किया गया, और इसमें कहा गया कि अब वापस हम क्या करेंगे, जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का वो अगले 10 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। तो ये अगले 10 साल के लिए बढ़कर ये कब हो गया, 2030 तक, 26 जनवरी 2030 तक एससी एसटी के रिजर्वेशन को वापस प्रमोट कर दिया गया है। ये आप इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो एंग्लो इंडियन थे, एंग्लो इंडियन को जो प्रावधान था वो लोकसभा में 2 का था, और विधानसभा में 1 का मनोनीत करने का प्रावधान जो था वो दोनों को खत्म कर दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन को आगे लगातार बढ़ा दिया गया है। आई होप आप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तो आप आशा करता हूं कि इतनी चीजें आप समझ में आ गई होगी, है ना। ये चीजें हो गई अब, है ना। इतनी चीजें अगर समझ में ना ही हो तो एक बार और समझ लेते हैं, लेकिन लास्ट में समझ लेंगे यार ये सारी चीजें। वैसे समझ लो यार, समझना चाहे तो 164 में क्या बोलता है, 164 बोलता है कि हम जनजातीय कल्याण मंत्री की स्थापना करेंगे, वो भी 4 राज्य। वो कौन कौन से होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वो झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्य हो गए। इसके अलावा 243 D1 और 243 T1, 243 T1 ये पंचायतों से संबंधित है और ये नगरीय निकायों से संबंधित है। आप सभी को पता है कि ये वाले आर्टिकल हैं वो 1992 में जोड़े गए थे, जो पंचायतों से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो नगरीय निकायों से संबंधित है वो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ये संविधान के भाग 9 में और ये संविधान के भाग 9A में जोड़े गए थे। इसमें कुल
जो आर्टिकल थे वो 16 रखे गए थे और इसमें कुल आर्टिकल जो थे वो 18 रखे गए थे। आपके कुल आर्टिकल इसमें 16 रखे गए थे और इसमें कुल आर्टिकल 18 रखे गए थे। तो ये यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है, रिजर्वेशन जो दिया गया है, रिजर्वेशन जो दिया गया है वो इसमें D1 में क्या दिया गया है, एसटी को जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन प्रदान कर दिया गया है। और भाई T1 में एसटी को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन प्रदान करता है। भाई 243 क्या करें, 243 D2, 243 D2 और 243 T2 ये बात करता है महिलाओं के वुमेन के आरक्षण की बात करता है। दोनों रिजर्वेशन वुमेन के रिजर्वेशन की बात करता है, लेकिन ये बोलता है कि जिस जनसंख्या के अनुपात में हमें रिजर्वेशन दिया गया है, जो टोटल रिजर्वेशन एसटी के लिए दिया गया है, उसमें से मान लो रिजर्वेशन एसटी के लिए 9 सीटें दी गई है ना, तो 9 सीटों में से 1/3 एसटी की वुमेन के लिए होगी। मतलब 3 सीटें इसमें से, टोटल सीटें अगर रिजर्वेशन के रूप में ये दी गई है 9 सीटें, तो उसमें से 3 सीटें क्या होगी, एसटी की वुमेन के लिए। ऐसा ही नगरीय निकाय के लिए हो जाएगा। आपके सामने हमने पढ़े थे आर्टिकल 330, हमने आर्टिकल पढ़े थे आपके सामने 330, आर्टिकल पढ़ा था आपके सामने 330, तो आर्टिकल आपके सामने पढ़े थे हमने 330, है ना। तो 330 ये आर्टिकल 330 पढ़ा था। 330 क्या बोलता है, इसमें लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करता है, लोकसभा, और 332 क्या करता है, विधानसभा में रिजर्वेशन की बात करता है। 330 ये बोलता है कि भैया जो टोटल 543 सीटें बची हैं उनमें से एससी के लिए और एसटी के लिए, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें रिजर्वेशन होंगी। वहीं एमपी की बात करें तो टोटल 29 सीटें हैं, उसमें से कितनी सीटें, उसमें से एससी और एसटी के लिए, तो एससी और एसटी के लिए इसमें 4 और 6 सीटें आपकी रखी गई है। इसके अलावा विधानसभा में टोटल 230 सीटें हैं एंग्लो इंडियन हटने के बाद, उसमें से एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए आपकी 35 सीटें रखी गई हैं और एसटी के लिए केंद्र और राज्यों में दोनों में समान रखी गई है 47 सीटें। तो इतनी चीजें आपको समझ में आएंगी होंगी। जिसके अलावा हमने 300 कौन सा पढ़ा आर्टिकल, एक और आर्टिकल पढ़ा था हमने, वो पढ़ा था आपका 334। तो 334 आर्टिकल क्या कहता है अपना, 334 आर्टिकल ये बोलता है कि भैया 334 आर्टिकल ये बोलता है कि इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो किया है वो ये किया है कि भैया हमने जो 334 जो आर्टिकल ये बोलता है कि जो हमने जो किया है वो ये किया है कि भैया हमने क्या किया है कि हमने जो आरक्षण की अवधि है, आरक्षण की जो अवधि है, आरक्षण की जो अवधि है उसे क्या किया है हमने, अर्ध साल के लिए 26 जनवरी 1950 से, जब से संविधान लागू हुआ है तब से हम प्रत्येक 10 साल बढ़ाते गए, क्योंकि हमने जो 10 साल बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा 8वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा हम इसे लगातार बाद में भी 10 साल 10 साल 10 साल करते करते हम ये 26 जनवरी 2020 तक आ गए, और 26 जनवरी 2020 में फिर एक और संविधान संशोधन किया, लगातार संविधान संशोधन करते गए। उसके अलावा हमने 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में किया, संविधानिक संशोधन, और जिसमें कहा गया कि ये रिजर्वेशन 26 जनवरी 2030 तक चलेगा। आई होप कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये अगले आर्टिकल जो है, अगले आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 243 244 1 200, लेकिन इससे पहले ये 5वीं और 6वीं अनुसूची जान लेते हैं। ये अगली आर्टिकल है आपके 244 1 में 5वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है, 244 2 में 6वीं अनुसूची के बारे में बात की गई है, 275 में एसटी के विकास के वृद्धि के लिए ये अनुपात में बात की गई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में। तो 5वीं और 6वीं अनुसूची जान लेते हैं। 244 1 244 1 ये यहाँ पर इस टाइप का बना लेते हैं, और 244 2 244 2 244 1 में कौन सी अनुसूची, ये है आपकी 5वीं अनुसूची, ये है आपकी 5वीं अनुसूची, और ये है आपकी 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये है आपकी 5वीं अनुसूची, और ये है आपकी 6वीं अनुसूची। दोनों में हम अंतर देखेंगे, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में हम अंतर देखेंगे। तो 5वीं अनुसूची जो संबंधित होती है, 5वीं अनुसूची जो संबंधित है, 5वीं अनुसूची जो संबंधित है वो आपके किससे, अनुसूचित क्षेत्रों से, अनुसूचित अनुसूचित
क्षेत्रों से संबंधित है, और ये अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित, जनजातीय एरिया को काउंट करती है। इसके अलावा ये आपकी जो बात करती है, ये आपकी जो बात करती है, ये इसमें आते हैं 10 राज्य और इसमें आते हैं आपके 4 राज्य। वो 10 राज्य कौन कौन से होते हैं वो भी जानेंगे, और 4 राज्य कौन कौन से होते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन ये देख लेते हैं इसमें स्वायत्तता, स्वायत्तता जो स्वायत्तता या इसमें जो प्रशासन जो स्वायत्तता होती है वो देख लेते हैं। जो 5वीं अनुसूची की स्वायत्तता होती है उसमें कम प्रदान की गई है, इसमें कम स्वायत्तता प्रदान की गई है, और इसमें ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई है। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा 5वीं अनुसूची का जो प्रशासन है, प्रशासन इसमें कौन देखता है, राज्यपाल देखता है। ये आपका राज्यपाल देखता है यहाँ का प्रशासन, और इसका प्रशासन देखता है ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें जनजातीय सदस्य होंगे, वही अपना स्वायत्त क्षेत्र देखती है। आपने देखा होगा कि अभी लद्दाख को लेकर लद्दाख जो अपनी मांग उठा रहा है, सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हुए थे और लगातार वो मांग उठा रहा है, वो 6वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, है ना, स्वायत्त क्षेत्र हो, ताकि हम अपने शासन प्रशासन खुद देख सकते हैं और अपने निर्णय विकास के लिए खुद योजनाएं बना सकते हैं। तो ये इतनी चीज आप समझ में आई होगी। तो ये स्पष्ट रूप से आपको 5वीं और 6वीं अनुसूची में अंतर समझ में आया होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये कितने जिलों में, कितने राज्यों में समाहित है। तो ये 10 राज्यों की बात करती है। तो 10 राज्य कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें जो 10 राज्य हैं वो आपके 10 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं। 10 राज्य कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। तो ये आपका ले लो भारत, ये जो आपका भारत ले लिया है, भारत को ले लो, और भारत में देखो आप 10 राज्य कौन कौन से होंगे। तो भारत में जो 10 राज्य होंगे ये वाला ले लो। तो भारत में जो 10 राज्य होंगे वो कौन कौन से होंगे आपका यहाँ पर याद कर ही लेना। ये यहाँ पर राजस्थान होगा, यहाँ पर महाराष्ट्र होगा, है ना, और सॉरी यहाँ पर जो होगा वो आपका गुजरात होगा, और यहाँ पर वो महाराष्ट्र होगा। ये तो आपको याद ही होंगे, है ना। इसके अलावा 4 राज्य एक साथ और याद कर लो, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका उड़ीसा। ये आपके 4 राज्य हो गए उड़ीसा करके। ये आपके 4 राज्य अलग से याद कर लो। इसके अलावा यहाँ पर आपका तेलंगाना मिलेगा, और यहाँ पर आपका मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो ये आपके हो गए, और यहाँ पर आपका मिलेगा हिमाचल प्रदेश। तो ये आपके हो जाते हैं 4 4 8, ये कितने हो गए 4 5 5 4 9 1 10। ये टोटल आपके 10 राज्य हो गए जो आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा इसमें आते हैं 4 राज्य। तो 4 राज्य देख लेते हैं। ये आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का मैप बन गया, ये देख लो आप, ये आपका मैप है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का, है ना। तो इस क्षेत्र में देख लेते हैं। आपका इसकी याद करने की ट्रिक बहुत बोलते हो हमारे साथ, बता दो। अमी मैत्री, अमी मैत्री, ये आपकी याद करने की ट्रिक है ना। तो अमी मैत्री, आ से असम हो गया आपका, ये यहाँ पर असम हो गया। मां से यहाँ पर मेघालय हो गया, मेघालय। यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हो गया मैत्री, में से हो गया आपका मेघालय हो गया, है ना। और इसके अलावा हो गया ये त्रिपुरा, त्रिपुरा, अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मिजोरम हो गया आपका ये मिजोरम, मिजोरम। तो आई होप आप 5वीं और 6ठी अनुसूची अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि इसमें आप कोई दिक्कत ना होगी। नहीं हुई होगी तो, है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बाकी के आर्टिकल देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं एक बार देख लेते हैं। ये आपकी 5वीं और 6ठी अनुसूची संबंधित जो जो इंपोर्टेंट प्रावधान हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताई दी है। इसके अलावा आर्टिकल 275 जो एसटी के विकास की अभिवृद्धि एवं बेहतर प्रशासन के लिए क्या करता है, केंद्र सरकार राज्यों को क्या देगी, अनुदान की बात करता है। ऐसे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लें कि आर्टिकल 275 ये बोलता है कि भैया केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों को अनुदान देगी, किस लिए, उनके विकास की अभिवृद्धि के लिए और उनके कल्याण के लिए, ताकि उनका प्रशासन बेहतर ढंग से हो सके। इसके अलावा आर्टिकल 338 से जो अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बोलता है, तो आर्टिकल 338 ए के बारे में जान लेते हैं।
तो आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338, सॉरी आर्टिकल 300, यार क्या हो रहा है, आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338 है, आर्टिकल 338 क्या बोलता है, आर्टिकल 338 आपने भली भांति पढ़ा है कि ये आर्टिकल जो है वो नेशनल फॉर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की बात करता है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की बात कौन करता है, आर्टिकल 338 है, जो आपका कब बना है, 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ये आपका बना है, कब बना है, 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा। इसकी स्थापना 19 फरवरी कब की गई, 2004 को। 19 फरवरी कब की गई, 2004 को इसकी स्थापना की गई। ये क्योंकि संविधान में बढ़ने थे, इसलिए संवैधानिक आयोग है आपका, संवैधानिक निकाय है। इसमें आपके टोटल 5 सदस्य होते हैं। आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य होंगे। ये एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होंगे और आपके 3 होंगे क्या, सदस्य होंगे। तो टोटल आपके 5 सदस्य होते हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, उसका भाग 5 में पढ़ने थे। इसकी नियुक्ति और ये रिपोर्ट, ये नियुक्ति और रिपोर्ट किसे दे, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये रिपोर्ट भी अपनी राष्ट्रपति को ही देगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थापित है। इसके अलावा इसका मंत्रालय जो है वो जनजाति कल्याण मंत्रालय आता है। तो आई होप इतनी जानकारी आप पे पसंद आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक और आर्टिकल यहीं पे पढ़ लेते हैं, जो बाद में वहां पर जाकर देख लेंगे। आर्टिकल है आपका वो है 350 है, 350 है। इसमें मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, इसमें बुलाया गया है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं एसटी के जो बच्चे होते हैं, उन्हें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जैसे भीली मातृभाषा है तो भीली में दी जाए, गोंडी मातृभाषा है तो गोंडी में उन्हें शिक्षा प्रदान कर दी जाए। इसके अलावा आपका एक और आर्टिकल होता है 371। इसमें बोला गया है कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य के रूप में दर्जा देने की बात की गई। ये सारे आर्टिकल हैं आपके सामने, ये देख लो आप एक बार। ये हो गया आपका 38। शिक्षा 371 में बोला गया है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सांस्कृतिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। ये हो गया आज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपका आगे से रेगुलरली रूप से आपको गोंड जनजाति या भील जनजाति स्टार्ट किया जाएगा, जो बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। ये सारे आर्टिकल मैं आशा करता हूं कि आप समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा आप सभी को आर्टिकल का। अरे सॉरी, कुछ विशेष प्रावधान बताना मैं यहाँ पे भूल गया। तो विशेष प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं, किस किस के अंतर्गत क्या क्या है। तो आर्टिकल 371 के अंतर्गत जो विशेष राज्य के रूप में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो विशेष प्रावधान कौन कौन से दिए गए हैं। आर्टिकल 371 एक में नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 371 बी में असम के बारे में। आर्टिकल 371 सी में मणिपुर के बारे में विशेष प्रावधान। आर्टिकल ई में अरुणाचल प्रदेश के बारे में। एफ में सिक्किम के बारे में। जी में आपका मिजोरम के बारे में। एच में आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आई में गोवा के बारे में। और जे में कर्नाटक के बारे में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो वो मैं भूल गया था बताने, तो वापस बताने आया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।